हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था वेल्डिंग के इंट्रोडक्शन, उसके बाद हमने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किया वेल्डिंग के जो एसेसरीज थे, वेल्डिंग में उपयोग होने वाले जितने भी टूल्स और एसेसरीज थे उसके बारे में डिस्कस किए। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आर्क वेल्डिंग मशीन के बारे में। जो भी वेल्डिंग के जो मशीनें उपयोग की जाती हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, आर्क वेल्डिंग मशीन के बारे में। तो आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया में ताप या हीट का स्रोत इलेक्ट्रिसिटी होती है। मीन्स आर्क वेल्डिंग में हमें हीट कहाँ से मिलती है, ऊष्मा कहाँ से मिलती है मेटल को गर्म करने के लिए, तो इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा मिलती है। विद्युत के द्वारा हम ताप या हीट को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। ये जो हीट होती है जिन मशीनों के द्वारा, मीन्स ट्रांसफार्मर में जो अभी हमारा इलेक्ट्रिक स्रोत है, इलेक्ट्रिक का सोर्स वहाँ से ले करके हमारे वर्क पीस तक जिसको वेल्ड करना है वहाँ तक, जिस भी यंत्र के द्वारा, जिस भी कह सकते हैं मशीन के द्वारा इसका सप्लाई किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी का, उन्हीं को क्या कहते हैं, आर्क वेल्डिंग मशीन के नाम से जानते हैं। तो आर्क वेल्डिंग मशीन क्या है, एक ऐसी मशीन होती है जिसके द्वारा हम इलेक्ट्रिक सोर्स से लेकर के वर्क पीस तक मीन्स इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करते हैं, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, हीट को जनरेट करते हैं वहाँ पर। तो इसका प्रयोग क्या होता है, तो इन मशीनों के द्वारा आर्क वेल्डिंग के लिए एसी या डीसी सप्लाई प्रदान की जाती है। कई जगह हमें डायरेक्ट एसी की आवश्यकता होती है तो वहाँ पर हम एसी को एसी में ही भेज देते हैं। कई जगह हमें एसी को डीसी में कन्वर्ट करके वेल्डिंग करनी होती है। तो अकॉर्डिंग टू यूज के अनुसार कई प्रकार की मशीनें प्रयोग की जाती हैं। जैसे आर्क वेल्डिंग के लिए एसी मेन सप्लाई की हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में बदलता है। मीन जो आर्क वेल्डिंग की मशीनें होती हैं क्या करती हैं, एसी को डीसी में भी बदलती हैं, एसी को एसी ट्रांसफर करती हैं। साथ ही साथ एसी मेन सप्लाई को हाई वोल्टेज की, जो मीन्स हाई वोल्टेज की एसी सप्लाई होती है उसको क्या करती हैं, लो वोल्टेज की सप्लाई में भी कन्वर्ट करती हैं। आर्क वेल्डिंग के समय करंट को नियंत्रित करने के लिए इन मशीनों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो भी हमारा सोर्स है उससे जो फ्लो ऑफ करंट हो रहा है उसको रेगुलेट करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए भी इन मशीनों का प्रयोग किया जाता है। तो इन मशीनों का प्रमुख उपयोग क्या है कि मीन्स जो हमारा एसी सोर्स से मीन्स हमें एसी प्राप्त हो रही है उसको एसी या डीसी के रूप में हमारे वर्कपीस तक पहुंचाना, साथ ही साथ उसके करंट फ्लो को नियंत्रित करना, और अगर हाई करंट है तो उसको लो करंट में बदलना। ये प्रमुख कुछ कार्य होते हैं एसी वेल्डिंग आर्क वेल्डिंग मशीनों के। अकॉर्डिंग टू बात की जाए कितने प्रकार के होते हैं, तो बेसिकली एसी वेल्डिंग मशीन और डीसी वेल्डिंग मशीन दो प्रकार की होती हैं। सबसे पहले देखते हैं एसी वेल्डिंग मशीन। एसी का अर्थ क्या होता है, अल्टरनेटिव करंट। अल्टरनेटिव करंट मीन्स जो हमारी डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी से आती है, यह मशीन इसे चेंज करती है या इसके फ्लो की दिशा को 50 से 60 साइकिल पर सेकेंड में उल्टी दिशा में बदलती है। जो अपने यहाँ फ्रीक्वेंसी प्रयोग की जाती है वो कितनी होती है, 50 टू 60 हर्ट वाली करंट का हम प्रयोग करते हैं। तो इसी को क्या करती है, रेगुलेट करने का कार्य करती है। यहाँ पर आप फिगर में एक देख पा रहे होंगे, ये आपको एसी वेल्डिंग मशीन दिखाई गई है। ठीक है, ये वेल्डिंग मशीन ऐसे कई बार दे दिया जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है ये किसका फिगर है, तो किसका फिगर है, एसी वेल्डिंग मशीन का फिगर यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ भी आप देख पा रहे होंगे वेल्डिंग ट्रांसफार्मर एंड देयर सर्किट, किस प्रकार से हम इसका प्रयोग करके हम इस करंट को, इलेक्ट्रिसिटी को कहाँ तक, अप टू जॉब तक कैसे हम इसको पहुँचाते हैं। यहाँ पर इसका सिस्टमेटिक डायग्राम आपको दिखाया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें और क्या डिटेल्स दिया गया है। तो एसी वेल्डिंग मशीन में एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं हम, एसी ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। इसका काम क्या होता है, मेन एसी सप्लाई को एसी वेल्डिंग सप्लाई में बदलते हैं। मीन्स ये एसी को एसी में ही रहने देती है, बस अंतर क्या होता है, जो हमारी मेन एसी सप्लाई इलेक्ट्रिक सोर्स से आती है उसको रेगुलेट करके क्या करती है, उसको एसी वेल्डिंग सप्लाई में बदलती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है जो अपनी एसी वेल्डिंग मशीन होती है उसका काम क्या होता है। उसका काम होता है वेल्डिंग मशीन का एसी मेन सप्लाई को एसी वेल्डिंग सप्लाई में कन्वर्ट करना। ठीक, अब जो एसी मेन सप्लाई होती है वो काफ़ी हाई वोल्टेज की होती है। ठीक है, और उसमें क्या होता है, लो एम्पियर होता है। ठीक, जो अपनी एसी मेन सप्लाई होती है वो क्या होता है, हाई वोल्टेज और लो एम्पियर की होती है। उसको क्या करती है हमारी मशीन, उसको एसी वेल्डिंग सप्लाई के लो वोल्टेज और हाई एम्पियर में बदलती है। जो हमारी करंट इलेक्ट्रिक सोर्स से आती है उसमें क्या प्रॉपर्टी होती है,
कि उसका वोल्टेज काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, करंट लो होता है। लेकिन हमें चाहिए कैसा होता है, हमें लो वोल्टेज और हाई करंट चाहिए होता है, ठीक। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि एसी वेल्डिंग में किस प्रकार की करंट का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पर लो वोल्टेज और हाई एम्पियर वाले करंट का प्रयोग किया जाता है। तो आपको कंफर्म होना चाहिए। इसके लिए हम किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर आपको दिखाया गया हाईलाइट करके कि इसके लिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का। तो इसी एक पैसेज से आपको 4 से 5 क्वेश्चन कंफर्म हो जाने चाहिए। सबसे पहला, जो अपनी एसी वेल्डिंग मशीन, जो अपनी वेल्डिंग मशीन है, उसका काम क्या होता है, तो सबसे पहले उसका काम होता है कि एसी मेन सप्लाई को एसी वेल्डिंग सप्लाई में, देन उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, उसके बाद पूछा जाता है वेल्डिंग में किस प्रकार की करंट का प्रयोग करते हैं, तो वहां पर हम प्रयोग करते हैं लो वोल्टेज और हाई एम्पियर वाली करंट का यहाँ पर हम प्रयोग करते हैं। कैसी, लो वोल्टेज और हाई एम्पियर। कौन सा ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है इसके लिए, तो वेल्डिंग में हम बेसिकली स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वो क्या करता है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में मीन्स स्टेप डाउन करता है, इसीलिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। और क्या इसमें बेसिकली विशेष चीज़ें उसको भी देख लेते हैं। तो एसी मेन सप्लाई जो कि बेसिकली 220 या 440 वोल्ट की होती है, हमारी मेन सप्लाई आ रही होती है इलेक्ट्रिक सोर्स से, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 220 से 440 वोल्ट की वो करंट होती है। उसको हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करता है, 40 वोल्ट और 100 वोल्ट की वेल्डिंग सप्लाई में बदलता है। मीन्स अगर 220 वोल्ट की सप्लाई आ रही है तो उसको 40 वोल्ट की सप्लाई में कन्वर्ट करता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अगर 440 वोल्ट की सप्लाई आ रही है तो उसको 100 वोल्ट की सप्लाई में, वेल्डिंग सप्लाई में बदलता है। ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि 220 या 140 वोल्ट के मीन्स करंट को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर द्वारा किस रेटिंग में बदला जाता है, तो उसे 40 और 100 वोल्ट की वेल्डिंग सप्लाई में बदला जाता है। ये मेन सप्लाई के लो करंट को 100 या 1000 एम्पियर के हाई करंट में भी बदलती। मीन्स जो हमारा लो करंट आता है, सबसे पहले क्या पता चला कि हमारी जो मेन सप्लाई होती है उसमें वोल्टेज हाई होता है 220 या 240, तो इसको क्या किया गया, 40 और 100 की लो वोल्टेज में बदल दिया गया। अब हमारे पास एम्पियर कैसी होती है, लो होती है, इसको क्या करना है, हमें हाई एम्पियर में बदलना है। तो हाई एम्पियर में क्या करती है, जो हमारी मशीन होती है उसको 100 या 1000 एम्पियर के हाई करंट रेटिंग में बदलने का कार्य करती है, ठीक। तो इस प्रकार एसी वेल्डिंग मशीन बिना एसी मेन सप्लाई के प्रयोग नहीं की जा सकती, ठीक है। ये जो हमारी एसी वेल्डिंग मशीन होती है, इसको क्या चाहिए होता है, इसको एसी मेन सप्लाई चाहिए होता है, और इसको ये क्या करती है, एसी वेल्डिंग सप्लाई में बदल देती, जिसमें काम क्या होता है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज, लो एम्पियर को हाई करंट में बदलना, ठीक। ट्रांसफार्मर कैसा यूज होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज होता है। 220 240 को 40 और 100 में कन्वर्ट किया जाता है। ये आपको कंफर्म होना चाहिए। यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट बात की जाए डीसी वेल्डिंग मशीन के बारे में, तो डीसी वेल्डिंग मशीन बेसिकली 2 प्रकार की होती, कौन कौन सी होती है, इसको हम देखते हैं। डीसी वेल्डिंग मशीन यहाँ पर आपको फिगर में दिखाया गया है, आप देख सकते हैं नीचे, ठीक। तो देख लेते हैं इसके पहले डिटेल्ड को। तो एसी डीसी वेल्डिंग मशीन हमारी कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। सबसे पहला हो गया वेल्डिंग जनरेटर सेट, कौन सा हो गया, वेल्डिंग जनरेटर सेट, और दूसरा हो गया वेल्डिंग रेक्टिफायर, ठीक। कौन कौन सा, वेल्डिंग जनरेटर सेट और वेल्डिंग रेक्टिफायर। जो वेल्डिंग जनरेटर सेट है वो भी फर्दर 2 प्रकार का होता है, एक होता है मोटर जनरेटर सेट और एक होता है पेट्रोल और डीजल जनरेटर सेट। तो इनको भी एक एक करके हम डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मोटर जनरेटर सेट के बारे में। तो मोटर जनरेटर सेट ये वेल्डिंग में सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाने वाली मशीन होती है, जो कि किसके द्वारा चलाई जाती है, एक बिजली के मोटर के द्वारा चलाई जाती है। इसमें मोटर व जनरेटर दोनों एक ही शाफ्ट पर, एक ही सेम शाफ्ट पर फिट किए जाते हैं। इसकी मोटर एसी व डीसी मोटर द्वारा चलाई जाती है। मीन्स अगर हमारे पास एसी है तो एसी के द्वारा भी हम इस मोटर को चला सकते हैं, डीसी है तो डीसी के द्वारा भी इस मोटर को चलाया जा सकता है। इसके लिए मेन सप्लाई आवश्यक होती है। इन सेट में आर्क वोल्टेज 15 से 45 वोल्ट तक होती है। मीन्स आर्क की वोल्टेज कितनी होती है, 15 से लेकर के 45 वोल्ट तक होती है। ओपन सर्किट वोल्टेज 60 से 100 वोल्ट के बीच रखा जाता है, इससे आर्क बनाने में आसानी रहती है। अब यहाँ पूछा जाता है जो मोटर जनरेटर सेट होता है इसकी सामर्थ्य कितनी होती है, तो इसकी बेसिकली कैपेसिटी की बात की जाए तो ये 20 एम्पियर से 1000 एम्पियर तक करंट देने की क्षमता रखती है। जो हमारी मोटर जनरेटर सेट है
इसके द्वारा कितना हम आउटपुट ले सकते हैं, तो 20 एम्पियर से लेकर के 1000 एम्पियर तक करंट देने की क्षमता रखती है। जितने भी हाईलाइटेड पॉइंट हैं उससे एज इट इज क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपको नोट डाउन करते हुए चलना है, ठीक। अब डीसी बेल्टिंग जनरेटर सेट का प्रयोग किस लिए किया जाता है, इसका सबसे प्रमुख कारण होता है कि एसी मेन सप्लाई को डीसी बेल्टिंग सप्लाई में परिवर्तित करती है। क्या करती है, एसी मेन सप्लाई को हमारे डीसी बेल्टिंग सप्लाई में कन्वर्ट करने का कार्य करती है। मीन्स जहां पर बिजली की मेन सप्लाई उपलब्ध ना हो वहां पर इसे इंजन के द्वारा भी चलाया जाता है। सबसे पहले हमने पढ़ा था अपनी एसी वेल्डिंग मशीन, वो क्या करती थी, वो एसी मेन सप्लाई को एसी वेल्डिंग सप्लाई में बदलती थी। लेकिन जो हमारे मोटर जनरेटर सेट है ये क्या करता है, ये एसी की जो मेन सप्लाई आती है सोर्स से उसको डीसी वेल्डिंग सप्लाई में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। इसका और क्या एडवांटेज है, तो इसे अगर जहां पर बिजली उपलब्ध नहीं होती है वहां पर भी इसको हम चला सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारा मोटर और जनरेटर दोनों एक ही शाफ्ट पर लगा होता है, ठीक। तो इसके द्वारा वर्कपीस तथा इलेक्ट्रोड की पोलरिटी का चुनाव भी किया जाता है। पोलरिटी क्या होती है, बेसिकली करंट के बहने की दिशा होती है, डीसी में ही होती है। इसको हम नीचे डिस्कस करेंगे आगे जो हमारा टॉपिक आएगा। अभी यहाँ केवल इतना जान लीजिए कि इसके द्वारा पोलरिटी का चुनाव भी किया जा सकता है। इसमें ऊष्मा का जो वितरण होता है, मीन्स ऊष्मा को जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इलेक्ट्रोड और बेस मेटल के अनुसार किया जाता है। इसके द्वारा नॉन फेरस मेटल की वेल्डिंग की जाती है। ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो मोटर जनरेटर सेट है इसके द्वारा किस प्रकार के मेटल की वेल्डिंग की जाती है, तो इसके द्वारा बेसिकली नॉन फेरस मेटल की वेल्डिंग की जाती है, ठीक। किस प्रकार के मेटल की, नॉन फेरस मेटल की वेल्डिंग की जाती है। यहाँ पर आपको फिगर में बेसिकली दिखाया गया है क्या, डीसी मोटर जनरेटर सेट आप देख सकते हैं। डीसी मोटर जनरेटर का सेट ये आपको फिगर में दिखाया गया है। काम क्या होता है, तो एसी मेन सप्लाई को एसी की वेल्डिंग सप्लाई में बदलने का कार्य करता है। कितने से कितने में, तो 20 एम्पियर से लेकर के 1000 एम्पियर तक करंट या आउटपुट देने की क्षमता रखता है। एसी के द्वारा भी इसको हम ऑपरेट कर सकते हैं और डीसी के द्वारा भी इसको ऑपरेट किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा आता है इंजन जनरेटर सेट। इंजन जनरेटर सेट को भी देख लेते हैं। तो जिस जनरेटर को मोटर की बजाय पेट्रोल या डीजल इंजन से चलाया जाता है, अभी तक जो हमने पढ़ा उसको किसके द्वारा ऑपरेट किया जाता था, उसको इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा ऑपरेट किया जाता था। अब यहाँ पर जो हमारा इंजन जनरेटर सेट है इसमें क्या होता है, इसको हम मोटर को मीन्स को हम मोटर की बजाय इलेक्ट्रिसिटी के बजाय किससे ऑपरेट करते हैं, पेट्रोल या डीजल के द्वारा इसको ऑपरेट किया जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, इसे इंजन जनरेटर सेट के नाम से जानते हैं। इसका प्रयोग साइट वर्क के लिए किया जाता है। जो भी हमारी साइडें होती हैं अलग अलग जगहों पर जहाँ हमें वर्क करना होता है वहाँ पर क्या करते हैं, हम इंजन जनरेटर सेट का प्रयोग करते हैं। इसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। चूँकि ये क्या होती है, एक टेबल बेसिकली एक पहिए की रिहाड़ी होती है, उस पर क्या होती है, माउंट होती है। इसका लीजिए आप एक पोर्टेबल टेबल होती है जिस पर माउंट होती है, इसको आसानी से एक स्थान से हम दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं, ठीक है। इसीलिए पूछा जाता है कि साइट वेल्डिंग वर्क के लिए किस मशीन का प्रयोग किया जाता है, तो साइट वर्क के लिए इंजन जनरेटर सेट का प्रयोग किया जाता है। डीसी जनरेटर सेट क्या होता है, महंगा होता है। इसकी देखभाल रख रखाव भी क्या होती है, महंगा होती है। जो हमारी इंजन जनरेटर सेट है चूंकि ये पेट्रोल और डीजल के द्वारा चलित होती है, तो क्या होती है, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिसिटी से अगर हम कंपेयर करें तो उसकी अपेक्षा क्या होती है, ये महंगी होती है। और इसकी मेंटेनेंस वगैरह भी थोड़ी बहुत महंगी होती है, मीन्स रख रखाव भी महंगा होता है। और चलते समय ये आवाज़ भी करते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट पूछा जाता है। कौन सा ऐसा हमारा जनरेट मीन्स हमारा वेल्डिंग मशीन है जो कि चलते समय आवाज़ काफ़ी ज़्यादा करती है, तो हमारी कौन सी होती है, इंजन जनरेटर सेट होती है जो कि चलते समय आवाज़ करती रहती है। यहाँ पर आपको बेसिकली दिखाया गया है, आपका डीजल इंजन जनरेटर सेट है जो कि एक कह सकते हैं आपके इस पे माउंट है ट्रॉली पर, जिसको हम इजीली कहीं भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। तो फिगर में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपको दिखाया गया है डीजल इंजन जनरेटर सेट को, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एडवांटेज ऑफ एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर, जो एसी से चलित होते हैं। तो उसके सबसे पहला एडवांटेज क्या होता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा चलित होता है इसलिए उसकी कीमत उसकी लागत बहुत कम होती है, ठीक। दूसरा, आर्क ब्लो की समस्या नहीं होती, कंटिन्यूअस हमारी आर्क आती रहती है, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट होती है तो इसलिए उसमें आर्क ब्लो भी नहीं होता। आर्क ब्लो क्या होता है हम पढ़ेंगे वेल्डिंग के डिफेक्ट में। नेक्स्ट, इसका रख रखाव खर्चा बहुत कम होता है, मीन्स इसमें उतनी ज़्यादा
मेंटेनेंस वगैरह करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आवाज़ भी नहीं करती है, स्मूथली रन होती है क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा ऑपरेट होती है। तो वहाँ पर हमारा कोई बेसिकली जनरेटर होता नहीं है, इसलिए वो आवाज़ नहीं करती और आर्क ब्लो की भी समस्या नहीं रहती, मीन्स आर्क ब्लो का भी डर नहीं रहता। ठीक, क्या क्या इसके एडवांटेज? सबसे पहले इसकी कीमत कम होती है, आर्क ब्लो की समस्या नहीं रहती है, रख रखाव बहुत मीन्स रख रखाव का खर्चा कम होता है और साथ ही साथ ये स्मूथली रन करती है, आवाज़ नहीं होता है इसमें। डिसएडवांटेज देखा जाए कि एसी वेल्डिंग मशीन के डिसएडवांटेज क्या है? सबसे पहला, इसके द्वारा नॉन फेरस मेटल की वेल्डिंग नहीं की जा सकती। मीन्स जो हमारी एसी वेल्डिंग मशीन है उसके द्वारा किस प्रकार के मेटल की वेल्डिंग कर सकते हैं? तो उसके द्वारा केवल और केवल फेरस मीन्स लौह धातुओं की ही वेल्डिंग की जा सकती है। जो हमारी अलौह धातुएं होती हैं, नॉन फेरस मेटल होता है, उसकी वेल्डिंग हम नहीं कर सकते एसी वेल्डिंग मशीन के द्वारा। तो फिर नॉन फेरस मेटल की वेल्डिंग के लिए किसका प्रयोग करते हैं? डीसी वेल्डिंग मशीन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, इसमें बिना फ्लक्स कोटिंग के इलेक्ट्रोड का प्रयोग नहीं किया जा सकता। बिना फ्लक्स कोटिंग इसे हम किस नाम से जानते हैं? तो ऐसा इलेक्ट्रोड जिस पे फ्लक्स की कोटिंग नहीं होती उसे बेयर इलेक्ट्रोड के नाम से जाना जाता है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया कि बेयर इलेक्ट्रोड क्या होता है? तो एक ऐसा इलेक्ट्रोड होता है जिसपे फ्लक्स की कोटिंग नहीं की जाती है। तो ऐसा मीन्स ऐसा इलेक्ट्रोड जिसपे फ्लक्स की कोटिंग ना हो उसे हम इसमें प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन वगैरह की समस्या ज़्यादा होती है, जिससे बाद में वो पोरोसिटी और ब्लो होल का कारण बन जाता है। तो इसलिए हम इसमें ऐसे इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं जो कि क्या होते हैं, फ्लक्स से कोटेड होते हैं। ठीक, विशेष प्रकार के कार्यों के लिए फाइन करंट सेटिंग में वेल्डिंग नहीं की जा सकती। मीन्स अगर कोई स्पेशल पर्पज वर्क है जहां पर हम करंट सेटिंग बहुत फाइन कर देते हैं तो वहां पर वेल्डिंग करना थोड़ा सा संभव होता है, क्योंकि उतनी हमें करंट प्राप्त नहीं हो पाती है। नेक्स्ट क्या है, एसी को बिना सुरक्षा सावधानियों के प्रयोग नहीं किया जा सकता। मीन्स अगर हम एसी वेल्डिंग मशीन प्रयोग कर रहे हैं तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा सुरक्षा सावधानियां प्रयोग करनी होती। कौन कौन सी सुरक्षा सावधानियां होती हैं उसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, इसमें ट्रांसफार्मर को साफ करने के लिए ट्रांसफार्मर को साफ करने के लिए कभी भी पानी से नहीं धोना चाहिए। जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है जिसमें हमारा क्रूड ऑयल भरा होता है उसको साफ करने के लिए कभी भी पानी वगैरह का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उसके लिए स्पेशल प्रकार के केमिकल्स आते हैं जिसका प्रयोग उसको साफ करने के लिए किया जाता है। इसमें लगी धूल मिट्टी आदि को कंप्रेस्ड एयर से साफ करना चाहिए। मीन्स हमारी कंप्रेस्ड एयर होती है कंप्रेसर के द्वारा, उसी से हमें इसमें लगी धूल मिट्टी आदि को साफ करना चाहिए। कॉटन वेस्ट वगैरह का प्रयोग ज़्यादातर नहीं करना चाहिए। ट्रांसफार्मर की जो बॉडी होती है उचित तरीके से अर्थिंग की हुई चाहिए। मीन्स इसको हमें प्रॉपर अर्थ क्लैंप अर्थ वायर से कनेक्ट करना चाहिए। जो हमारी इस एक्स्ट्रा ओवरलोडिंग हो जाती है उससे क्या किया जा सके, बचाव किया जा सके। ठीक, नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर का तेल समय समय पर बदलते रहना चाहिए। जो हमें ट्रांसफार्मर में हम जो ऑयल यूज करते हैं उससे समय समय पर इस अकॉर्डिंग टू एक मीन्स जो एक सर्टेन टाइम पीरियड होता है उसके बारे में उसके ऑयल को भी क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। नेक्स्ट, जब वेल्डिंग कर रहे हो तो चलती वेल्डिंग में करंट नहीं बदलना चाहिए। मीन्स जब हम वेल्डिंग कर रहे होते हैं किसी भी पार्ट पर तो वेल्डिंग करते समय हमें बीच बीच में कभी भी उसके करंट रेटिंग को चेंज नहीं करना चाहिए। एक बार जब पूरी वेल्डिंग कंप्लीट हो जाए तभी हमें वेल्डिंग के उस रीडिंग को चेंज करना चाहिए, करंट की रीडिंग को। नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर के अंदर व बाहर की सफाई करते समय इसकी बिजली की सप्लाई बंद कर देनी चाहिए। जब भी कभी हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसफार्मर की सफाई कर रहे हैं, उसकी क्लीनिंग कर रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, उसकी सप्लाई को बंद कर देना चाहिए जिससे फर्दर कोई इसमें मीन्स एक्सीडेंट वगैरह ना हो सके। नेक्स्ट क्या आता है, 7 नंबर। तो 7 नंबर यहाँ पर बोला गया है कि यदि खुले में सेट रखकर वेल्डिंग करनी हो तो ट्रांसफार्मर को वर्षा या धूल मिट्टी से बचाना चाहिए। मान लीजिए आप किसी ओपन प्लेस पर वेल्डिंग शॉप लगाए हुए हैं तो वहाँ पर जो हमारा वेल्डिंग ट्रांसफार्मर ओपन में है तो उस पर कुछ सीट वगैरह से कवरिंग कर देनी चाहिए जिससे कि उसे धूल मिट्टी पानी आदि से बचाया जा सके। ट्रांसफार्मर को चलाने के लिए पहले उसकी विस्तृत जानकारी मीन्स जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल होता है उसको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना चाहिए। जो भी उसमें गाइडलाइंस दी गई होती उसी के अनुसार इसको ऑपरेट करना चाहिए। तो ये कुछ प्रमुख क्या है, दिशा निर्देश सुरक्षा सावधानियां होती हैं जिसका हमें प्रयोग करना होता है एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते समय। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं एसी आर्क वेल्डिंग के क्या क्या लाभ हैं और उसकी क्या हानियां हैं। जो एसी के द्वारा हमें आर्क वेल्डिंग प्राप्त होती उसके क्या लाभ हैं, उसकी क्या हानियां हैं। सबसे पहले एसी आर्क वेल्डिंग में प्रयुक्त ट्रांसफार्मर की कीमत कम होती है। जो ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है वो लो कास्ट वाला होता है, साथ ही साथ इसकी पावर की जो खपत होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा
कम होती है, जो खपत कम होगी, कीमत कम होगी, तो जो हमारा पार्ट बनेगा उसकी लागत भी क्या आएगी, कम आएगी। ठीक, यहाँ पर पूछा जाता है कि एसी आर्क वेल्डिंग ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है, तो इसकी काम करने की दक्षता काफ़ी हाई होती है, जो कि लगभग 85% तक की इफिशियंसी इसकी होती है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है इसकी इफिशियंसी के बारे में। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि आर्क वेल्डिंग की जो मशीन होती है, एसी आर्क वेल्डिंग की इफिशियंसी कितनी होती है, तो इसकी इफिशियंसी 85% होती है। ये लाइन एज इट इज एग्जाम में पूछा जाता है, जो भी हाईलाइटेड है उसको आपको नोट डाउन करते हुए चलना है। ट्रांसफार्मर में जो भी रनिंग वाले पार्ट होते हैं, घूमने वाले पार्ट होते हैं, जिससे मीन्स पार्ट सॉरी क्या बोला गया, ट्रांसफार्मर में कोई भी घूमने वाला पार्ट नहीं होता। मीन्स जैसे हमारी डीसी वेल्डिंग जो मशीन थी उसमें जनरेटर था, वहाँ पर रोटेटिंग पार्ट थे, इसीलिए क्या करती थी वो आवाज़ वगैरह करती थी, उसकी हमें मेंटेनेंस करनी पड़ती थी, तो वहाँ पर रख रखाव उसका थोड़ा कठिन होता था। लेकिन यहाँ ट्रांसफार्मर में कोई भी ऐसा पार्ट नहीं होता जो रनिंग कर रहा हो। ठीक, इसीलिए इसकी मेंटेनेंस क्या होती है, काफ़ी कम होती, खर्चा काफ़ी कम आता है। ये भी आपको बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना है। मीन्स क्या ध्यान में रखना है कि जो हम ट्रांसफार्मर प्रयोग करते हैं कोई भी हमारा रनिंग वाला पार्ट नहीं होता है, इसीलिए इसकी मेंटेनेंस क्या होती है, कम होती है, और इसी कारण ये आवाज़ भी काफ़ी कम करता है और आर्क ब्लो की समस्या भी कम होती है। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, एसी वेल्डिंग में क्या होती है, आर्क ब्लो की समस्या नहीं होती। आर्क ब्लो क्या हम अपने आगे वाले वीडियोस में डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इसके डिसएडवांटेज के बारे में बात कीजिए, हानि क्या क्या है इसका। तो सबसे पहला, इसकी बिजली की हाइयर ओपन सर्किट वोल्टेज होती है, जिससे बिजली का करंट लगने का खतरा रहता है। मीन्स हम उसमें एम्पियर कैसा प्रयोग कर रहे होते हैं, लो वोल्टेज हाई एम्पियर का प्रयोग कर रहे होते हैं, तो इससे कभी कभी बिजली के करंट का शॉक लगने का भी हमें भय रहता है। इसका प्रयोग केवल वहीं किया जाता है जहां बिजली उपलब्ध होती है। मीन्स अगर एसी सप्लाई उपलब्ध है तभी इसका प्रयोग किया जा सकता है। अगर कहीं पर बिजली उपलब्ध नहीं है तो हम इसे डीजल पेट्रोल के द्वारा ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, एसी आर्क वेल्डिंग द्वारा पतली सीटों, पाइप, कास्ट आयरन व नॉन फेरस मेटल की वेल्डिंग करना काफ़ी कठिन होता है। ठीक, क्योंकि इसमें क्या होता है, हम हाई एम्पियर वाली करंट का प्रयोग कर रहे होते हैं, इसलिए पतली सीटों को हम इसमें वेल्ड नहीं कर पाते। क्या होगी, मेल्ट हो जाएगी। पाइप हो गया जिसकी दीवार काफ़ी पतली होती है, उसको भी बेल्ट नहीं कर सकते। कास्ट आयरन की तो वैसे भी बेटाबिलिटी बहुत कम होती, तो इसको बेल्ट करना काफ़ी ज़्यादा मीन्स इसके द्वारा कठिन होता। साथ ही साथ नॉन फेरस मेटल की वेल्डिंग भी हम एसी आर्क वेल्डिंग के द्वारा नहीं कर सकते। इसके लिए हमें क्या करना होता है, इन सभी चीज़ों के लिए हम सॉरी फॉर दैट, इन सभी के लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली डीसी आर्क वेल्डिंग का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्या है, इसमें जो हमारे नंगे इलेक्ट्रोड होते हैं, बिना फ्लक्स वाले इलेक्ट्रोड, ये भी प्रयोग नहीं किया जा सकता। हमने ऊपर भी इसको डिस्कस किया था। ये थे कुछ एसी वेल्डिंग के मीन्स उसके एसी आर्क वेल्डिंग के लाभ और हानि। अब हम चलते हैं, देखते हैं डीसी आर्क वेल्डिंग के क्या एडवांटेज होते हैं, क्या उसके डिसएडवांटेज होते हैं। तो डीसी आर्क वेल्डिंग के एडवांटेज की बात की जाए तो सबसे पहला, डीसी आर्क वेल्डिंग में जो हीट होती है उसको इलेक्ट्रोड और जो हमारी बेस मेटल होती है उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक, मीन्स अकॉर्डिंग टू यूज के अनुसार हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड में और हमारे बेस मेटल में हम क्या करते हैं, करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जबकि एसी आर्क वेल्डिंग में ऐसा संभव नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इस गुण को हम क्या कहते हैं, इसको हम पोलैरिटी कहते हैं, जिसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, नेक्स्ट, इस वेल्डिंग में पूरी तरह नए या पतली कोटिंग किए हुए इलेक्ट्रोड का प्रयोग किए जा सकते हैं। ठीक, इसमें क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि इस वेल्डिंग में पूरी तरह नए या पतली कोटिंग के, मीन्स जो काफ़ी पतली कोटिंग है इलेक्ट्रोड की, कोटिंग ना भी हो तो उसका भी हम प्रयोग इसमें कर सकते हैं। मीन्स पेयर इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जा सकता है। दिक्कत क्या है, अगर कोटिंग नहीं होगी तो वहाँ पर हमारी थोड़ी बहुत आर्क ब्लो की समस्या हो जाती है। मीन्स अगर वो ये ट्रैप हो जाती है वेल्डिंग करते समय, जो कि फ्लक्स का कार्य क्या होता है, जो बाहरी वातावरण से जो गैसेस होती हैं उससे क्या करती है, यहाँ पर बेल्ट की ये सुरक्षा करती है फ्लक्स। तो अगर फ्लक्स कोटिंग नहीं है तो यहाँ पर एयर ट्रैप हो जाती है बीच में, बाद में क्या करती है, जब स्केप करती है तो यहाँ पर ब्लो होल और पोरोसिटी जैसे प्रॉब्लम्स आते हैं। ठीक, नेक्स्ट, डीसी आर्क वेल्डिंग का प्रयोग फेरस व नॉन फेरस दोनों प्रकार के मेटल की वेल्डिंग के लिए किया जा सकता है। जो हमारी एसी आर्क वेल्डिंग थी वो केवल फेरस मेटल के लिए प्रयोग की जाती थी, लेकिन जो हमारी डीसी आर्क वेल्डिंग है इसको हम फेरस के साथ साथ नॉन फेरस मेटल की वेल्डिंग के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर दिखाई गई है। पोलैरिटी के कारण पोजीशन वेल्डिंग आसान होती है। हमने पहले ही चर्चा किया कि पोलैरिटी किसमें संभव है, केवल और केवल डीसी वेल्डिंग में संभव होती है पोलैरिटी, जिसके कारण हम आसानी से इसकी पोजीशन को चेंज कर पाते हैं।
जहाँ पर बिजली की आपूर्ति में सप्लाई नहीं होती है वहाँ पर इसको हम क्या कर सकते हैं, डीजल या पेट्रोल इंजन की सहायता से डीसी वेल्डिंग मशीन को रन करते हैं, क्योंकि इसके एक ही शाफ्ट पर मोटर और जनरेटर दोनों फिट होता है। जब हमारी एसी सप्लाई उपलब्ध होती है तो मोटर से रन करवाते हैं, जब एसी सप्लाई उपलब्ध नहीं होती है, डीजल और पेट्रोल से रन करवाना होता है, तो वहाँ पर जनरेटर का प्रयोग किया जाता है। तो दोनों के द्वारा इसे हम आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट 6 नंबर, इसमें ओपन सर्किट वोल्टेज कम होने से बिजली का करंट लगने का खतरा कम रहता है। मीन्स इसमें बेसिकली क्या होता है, ओपन लूप होता है, उसमें हमारा क्लोज लूप था, तो ओपन लूप होने के कारण यहाँ पर शॉर्ट सर्किट सॉरी मीन्स शॉक का भय काफ़ी कम रहता है, करंट वगैरह काफ़ी कम लगता है। इसमें आर्क क्या होती है, स्थिर रहती है, मीन्स कांस्टेंट हमें आर्क प्राप्त होती है, मीन्स उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। सभी प्रकार के इलेक्ट्रोड प्रयोग किए जा सकते हैं, चाहे जिस भी प्रकार का इलेक्ट्रोड हो, फेरस इलेक्ट्रोड, नॉन फेरस इलेक्ट्रोड, सभी प्रकार के इलेक्ट्रोड इसमें प्रयोग किए जाते हैं। इसमें वेल्डिंग मशीन का जीवन काल काफ़ी लंबा होता है, जिससे अधिक लंबे समय तक वेल्डिंग की जा सकती है, क्योंकि इसमें क्या होती है, इसकी मेंटेनेंस हम करते रहते हैं, तो इसलिए इसके द्वारा काफ़ी लंबे समय तक इसको ऑपरेट किया जा सकता है। इसमें करंट को रिमोट द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जो आधुनिक वेल्डिंग मशीनें हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, उसमें रिमोट के द्वारा हम उसकी करंट को क्या कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं। ये कुछ प्रमुख इसके लाभ थे। इसमें सबसे मेन एडवांटेज इसका क्या है, तो सबसे मेन एडवांटेज होता है कि इसमें हमारी पोलरिटी संभव हो पाती है, जिसके द्वारा इलेक्ट्रोड और बेस मेटल पे हम क्या करते हैं, करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। दूसरा होता है इसमें हम नॉन मीन्स कह सकते हैं बेयर इलेक्ट्रोड का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके द्वारा फेरस और नॉन फेरस दोनों प्रकार के धातुओं की वेल्डिंग की जा सकती है। ठीक, साथ ही साथ एसी सप्लाई उपलब्ध हो तो भी वेल्डिंग हो सकती है, एसी ना उपलब्ध हो तो पेट्रोल और डीजल के द्वारा भी वेल्डिंग संभव हो पाती है। ठीक, तो ये कुछ प्रमुख इसके क्या है, लाभ हैं। अब इसकी हानियों के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला, इसकी प्रारंभिक लागत काफ़ी अधिक होती है। ठीक, ये जो इनिशियल कॉस्ट होती है इस पूरे सेटअप को खरीदने की वो काफ़ी ज़्यादा होती है, इसीलिए वेल्डिंग क्या होती है, महंगी होती है। इस वेल्डिंग की जो विधि होती है काफ़ी महंगी होती है, जो इनिशियल कास्ट होती है इसकी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट सेकंड नंबर क्या है, उत्पादित लागत अधिक होती है। जब हमने इन्वेस्ट ज़्यादा किया है तो जाहिर सी बात है जो हम प्रोडक्ट बनाएंगे उसकी भी कॉस्ट क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। इसके मेंटेनेंस में भी काफ़ी ज़्यादा रख रखाव पे खर्चा होता है, क्योंकि यहाँ पर जो जनरेटर उसमें कई सारे मूविंग पार्ट होते हैं, रोटेटिंग पार्ट होते हैं, जिनकी मेंटेनेंस में काफ़ी ज़्यादा खर्चा आता है। हमने ऊपर पढ़ा था कि जो हमारी एसी आर्क वेल्डिंग है उसकी इफिशियंसी कितनी थी, तो उसकी इफिशियंसी 85% तक थी। लेकिन यहाँ पर जो हमारी डीसी आर्क वेल्डिंग है इसकी इफिशियंसी कितनी होती, तो इसकी इफिशियंसी 65% होती। मीन्स केवल 60%, ये 65% इफिशियंट होता है। अगर कंपेयर किया जाए एसी आर्क वेल्डिंग से तो क्या होता है, ये कम होता है। ठीक, इसमें आर्क फ्लो की समस्या अधिक होती है। मीन्स इसमें जो आर्क फ्लो का दोष होता है, पूछा जाता है एग्जाम में कि आर्क फ्लो की समस्या किसमें होती है, एसी आर्क वेल्डिंग में कि डीसी आर्क वेल्डिंग में, तो आपको क्लियर होना चाहिए आर्क फ्लो की समस्या डीसी आर्क वेल्डिंग में होती है। एफिशिएंसी किसकी अधिक होती है, तो एसी आर्क वेल्डिंग की एफिशिएंसी 85% होती है, और डीसी आर्क वेल्डिंग की एफिशिएंसी कितनी होती है, तो डीसी आर्क वेल्डिंग की एफिशिएंसी 65% होती है। इसमें हमारे मूविंग पार्ट होते हैं जनरेटर, इसलिए इसमें आवाज़ भी होती है। नेक्स्ट, डीसी आर्क वेल्डिंग के लिए अधिक स्थान की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो ये सेटअप होता है काफ़ी लंबा होता है, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा स्थान को घेरता है, तो काफ़ी ज़्यादा अधिक स्थान की आवश्यकता यहाँ पर होती है। नेक्स्ट, डीसी आर्क वेल्डिंग सेट में घूमने वाले पार्ट होते हैं जो कि जल्दी घिस जाते हैं, इसीलिए इसकी जो मेंटेनेंस होती है, मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा आती है। तो ये था अभी हमने पढ़ा एसी वेल्डिंग मशीन और डीसी वेल्डिंग मशीन के बारे में। एसी वेल्डिंग मशीन एसी को एसी सप्लाई में ही कन्वर्ट करती है, डीसी वेल्डिंग मशीन क्या करती है, एसी को डीसी में वेल्डिंग सप्लाई में बदलती है। अब हम नीचे पढ़ने वाले हैं वेल्डिंग रेक्टिफायर के बारे में। ठीक, चलिए देख लेते हैं वेल्डिंग रेक्टिफायर क्या होता है, इसका काम क्या होता है। तो वेल्डिंग रेक्टिफायर एक बहुत ही महत्वपूर्ण वेल्डिंग मशीन होती है। इसका काम होता है एसी मेन सप्लाई को डीसी वेल्डिंग सप्लाई में बदलना। जिस प्रकार हमारा डीसी इस जनरेटर मोटर जनरेटर सेट काम करता था, इसी प्रकार ये क्या करती है, एसी मेन सप्लाई को डीसी वेल्डिंग सप्लाई में बदलने का कार्य करती है। मुख्य रूप से एक वेल्डिंग ट्रांसफार्मर होता है जिसमें रेक्टिफाइंग यूनिट लगा होता है। ठीक, रेक्टिफाइंग यूनिट का कार्य क्या होता है, तो ये एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में बदलने का कार्य करता है। एग्जाम में पूछा जाता है रेक्टिफायर का कार्य क्या होता है, तो रेक्टिफायर बेसिकली क्या है, एक वेल्डिंग मशीन ही है
जिसका प्रयोग किया जाता है एसी मेन सप्लाई को डीसी वेल्डिंग सप्लाई में बदलने के लिए। इसका प्रयोग किया जाता है किसके द्वारा? विद द हेल्प ऑफ रेक्टिफाइंग यूनिट। ठीक, तो एसी या डीसी वेल्डिंग रेक्टिफायर को और थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो एसी या डीसी वेल्डिंग रेक्टिफायर की बात की जाए तो इस प्रकार की मशीन एसी या डीसी को वेल्डिंग सेट कहते हैं। इस प्रकार की मशीन को एसी वेल्डिंग सेट या फिर डीसी वेल्डिंग सेट के नाम से जाना जाता है। इसमें एक ट्रांसफार्मर होता है जो वोल्टेज को कम करके करंट को बढ़ाता है। बेसिकली हमें करना क्या होता है वेल्डिंग में, हाई वोल्टेज की करंट और लो एम्पियर की करंट आती है, उसको हम लो वोल्टेज की करंट और हाई एम्पियर की करंट में बदलते हैं। ठीक है, तो वेल्डिंग करंट रेक्टिफायर होता है, उसमें कूलिंग फैंस वगैरह लगे होते हैं। रेक्टिफायर सेल में एक सहायक प्लेट भी होती जो कि स्टील या एल्युमिनियम की बनाई जाती। इस प्लेट के ऊपर निकिल या बिस्मथ की पतली परत चढ़ाई जाती है। तो ये सारे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी इसको हम देख लेते हैं। क्या होता है, सबसे पहले जो हमारा वेल्डिंग रेक्टिफायर सेल होता है उसमें कूलिंग फैन होता है, उसको कूलिंग के लिए रेक्टिफायर सेल में एक बेसिकली हेल्पिंग प्लेट होती है जो कि एल्युमिनियम या स्टील की बनाई जाती है। इसके ऊपर निकिल या बिस्मथ की पतली परत चढ़ाई होती है। सेलेनियम तथा सिलिकॉन की स्प्रे होती है और अंत में कैडमियम बिस्मथ व टिन की पतली परत चढ़ा दिया जाता है। तो कुछ इसके डिटेल्स हैं, यहाँ पर आप फिगर में देख पा रहे होंगे एसी डीसी वेल्डिंग रेक्टिफायर को। तो बेसिकली हमारा रेक्टिफायर सेट आपको दिखाया गया है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है इसके फिगर को देख करके, तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। अभी जो ऊपर निकिल और बिस्मथ की परत होती है वो रेक्टिफाइंग सेट के इलेक्ट्रोड एनोड का काम करती है। कैडमियम बिस्मथ और टिन की परत क्या करती है, वो दूसरे कैथोड का काम करते हैं। मीन्स जो निकिल और बिस्मथ होता है रेक्टिफाइंग यूनिट में वो इलेक्ट्रोड का काम करता है। साथ ही साथ जो कैडमियम बिस्मथ और टिन होती है वो किसका काम करती है, कैथोड का काम करती है। तो इसके द्वारा क्या होता है, पूरा का पूरा सर्किट कंप्लीट कर लिया जाता है। नेक्स्ट, इसमें नॉन रिटर्न वाल्व की तरह ही काम करती है। ठीक है, किस प्रकार काम करती है, कि नॉन रिटर्न वाल्व की तरह काम करती है। कि एक तरफ बहुत थोड़ा रेजिस्टेंस और एक तरफ अधिक रेजिस्टेंस करंट फ्लो करती है, और करंट फ्लो की दिशा क्या होती है, एक ही होती है। हमें इतना ज़्यादा ध्यान में नहीं रखना है, हमें ध्यान में क्या रखना है कि जो रेक्टिफायर होता है इसका काम क्या होता है। रेक्टिफायर का मेन काम एसी मेन सप्लाई को डीसी वेल्डिंग सप्लाई में बदलने का काम होता है। सबसे ज़्यादा यही प्रयोग किया जाता है। दैट्स इट। नेक्स्ट, वेल्डिंग के लाभ देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने ऊपर ही वेल्डिंग के लाभ को डिस्कस किया था स्टार्टिंग में ही, कि वेल्डिंग के लाभ क्या होता है। इसके द्वारा अस्थायी जोड़ प्राप्त होता है, इसको जोड़ को भरने में धातु कम खर्च होती है, बेल्ट जोड़ कम स्थान घेरते हैं, उच्च तापमान पर टिकाऊ होते हैं। तो ये कुछ आपको यहाँ पर वेल्डिंग के लाभ दिए गए, उसको आप देख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि वेल्डिंग बूथ की दीवारों का जो रंग होता है वो सफ़ेद रंग क्यों नहीं होता, सफ़ेद से क्यों पेंट नहीं की जा सकती। तो क्योंकि सफ़ेद रंग क्या होता है, वेल्डिंग लाइट को उसी प्रकार वापस भेज देता है। मीन्स जो हमारा व्हाइट होता है क्या होता है, रिफ्लेक्टिव होता है। मीन्स जो भी इस पर किरणें पड़ती है उसको क्या करता है, वापस भेज देता है। इसीलिए वेल्डिंग बूथ की दीवारों का रंग सफ़ेद नहीं रखा जाता है। कैसे रखते हैं उसको, हम दीवार को काले या फिर नीले या कह लीजिए पीले रंग से पेंट करते हैं, जो कि वेल्डिंग की लाइट को परावर्तित नहीं करती। वो क्या करती है, उसको अवशोषित कर लेती है, वापस नहीं भेजती, जिससे वेल्डर की आंखों को कोई नुकसान नहीं होता है। तो इसीलिए वेल्डिंग बूथ की दीवारों का रंग सफ़ेद नहीं रखा जाता। कैसा रखा जाता है, काला, नीला या फिर कह सकते हैं कहीं कहीं पीला भी लिखा हुआ मिलता है। तो आपको क्लियर होना चाहिए। वेल्डिंग में बेसिकली बात की जाए खतरे कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से डेंजरस होते हैं। सबसे पहले खतरा होता है वेल्डिंग में, अगर हम एसी वेल्डिंग से कार्य कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक शॉक का हमें खतरा रहता है। दूसरा होता है अगर हम डीसी से कार्य कर रहे हैं या एसी से ही कार्य करें तो वहाँ पर जो डीसी से कार्य करते समय सॉरी जो हम गैस वेल्डिंग से कार्य करते हैं तो वहाँ पर धुआं निकलता है, जहरीली गैस निकलती है, जो कि क्या होती है, दूसरा हमें सबसे डेंजरस होती है हमारे शरीर के लिए। हीट रेडिएशन निकलता है, ऊष्मा निकलती है, अल्ट्रावायलेट रेज निकलती हैं, तो ये भी क्या करती हैं, नुकसान करती हैं। साथ ही साथ उसके जो स्पाइडर्स होते हैं, चिपिंग पार्टिकल्स होते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं। नेक्स्ट, एक वेल्डर के कपड़ों में तेल या ग्रीस तो नहीं लगी होनी चाहिए। सुरक्षा सावधानियां कुछ प्रमुख प्रकार की, इसको भी देख लेते हैं। तो वेल्डर के कपड़ों में तेल या ग्रीस इसलिए नहीं होती है क्योंकि वेल्डिंग करते समय क्या हो सकती है, आग लग सकती है। वहाँ पर क्या होते हैं, चिंगारियाँ ही निकलती रहती हैं, स्पैटर्स वगैरह निकलते रहते हैं। अगर तेल या ग्रीस होगा तो तेल और ग्रीस क्या करते हैं, बहुत ही कम तापमान पे आग पकड़ लेते हैं, तो वहाँ पर आग लगने की संभावना ज़्यादा होती है। इसीलिए
कभी भी उनके जो कपड़े होते हैं एप्रन वगैरह पर उसमें कोई भी तेल या ग्रीस नहीं लगा होना चाहिए। नेक्स्ट, बिजली का करंट ना लगे इसके लिए क्या क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले कभी भी हमें नंगे तारों को नहीं छूना चाहिए। ऐसे इस वायर केबल का प्रयोग करना चाहिए वेल्डिंग शॉप में जो कि क्या हो, फुली कवर्ड हो, ठीक उसी का हमें प्रयोग करना चाहिए। नंगे वायर का कभी भी कनेक्शन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, जो पैरों में हम दस्ताने पहनते, जो पैरों में हम बूट पहनते हैं, जूते पहनते हैं, वो किसके होना चाहिए, रबड़ के, लेदर के, चमड़े के होने चाहिए। कभी भी गीले स्थान पर वेल्डिंग नहीं करनी चाहिए, नहीं तो वहाँ पर करंट क्या होती है, उतर सकती है, तो करंट का खतरा यहाँ पर रहता है जब हम कभी भी गीले स्थान पर वेल्डिंग करते हैं वहाँ पर। नेक्स्ट, हाथों में दस्ताने पहनने चाहिए, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि अपने हाथों की सुरक्षा के लिए हम क्या करते हैं, ग्लव्स का प्रयोग करते हैं, आर्म की सुरक्षा के लिए स्लीव का प्रयोग करते हैं, लेग गार्ड का प्रयोग करते हैं, पैर की सुरक्षा के लिए फुट का प्रयोग मीन्स फुटवेयर का प्रयोग करते हैं, जूते का प्रयोग करते हैं, पैरों की सुरक्षा के लिए, आंखों की सुरक्षा के लिए हम वेल्डिंग स्क्रीन हेलमेट का प्रयोग करते हैं, सिर की सुरक्षा के लिए कैप का प्रयोग करते हैं। तो कुछ प्रमुख पीपीई किट थी जिनका हम प्रयोग करते हैं, ठीक। और गीले कपड़े से वेल्डिंग कभी भी साफ ना करें, जो हमारी वेल्डिंग मशीनें होती हैं, ठीक, इनको कभी भी गीले कपड़े से साफ नहीं करना चाहिए, नहीं तो वहाँ पर अगर कुछ मॉइस्चर वगैरह लगा रह गया तो जब हम वेल्डिंग करना स्टार्ट करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, वहाँ पर कुछ आपके मीन्स दोष हो सकते हैं, वहाँ पर आग वगैरह लगने का भय रहता है। तो ये कुछ बेसिकली हमने इस वीडियो में डिस्कस किया जो हमारी वेल्डिंग मशीन के बारे में थी। तो इससे कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पोलैरिटी के बारे में, उसके बाद जो हमारी और सारी चीज़ें हैं, पोलैरिटी हो गया, फिर उसके बाद रिवर्स पोलैरिटी, स्ट्रेट पोलैरिटी और जो भी इसके वेल्डिंग के डिफेक्ट वगैरह हैं वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हमने क्या जाना, इस वीडियो में हमने बेसिकली एसी ट्रांसफार्मर और डीसी ट्रांसफार्मर, उसके बाद हमने रेक्टिफायर सेट को जाना। इससे कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको इस पैसेज से पूछा जाता है, तो ये पैसेज बहुत ही आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बेसिकली जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, किससे डिस्कस कर रहे हैं, हम रॉयल पब्लिकेशन की बुक से डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपको नोट्स वगैरह बनाना है तो आप इस बुक को क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। बहुत ही डिटेल में यहाँ पर वेल्डिंग दी गई है। रॉयल न्यू पैटर्न फिटर शॉप के सेकेंड सेमेस्टर में आपको वेल्डिंग का चैप्टर मिल जाएगा, ठीक। तो मिलते हैं नए वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे पोलैरिटी और उससे आगे की चीज़ों को। तब तक के लिए हैव ए गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, बाय।